नमस्कार। आज हम पूर्वी भारत की कला के जरिए समय में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम 3 ऐसी अनूठी शैलियों को देखेंगे जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि अपने अपने दौर के साम्राज्यों, लोगों की आस्थाओं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां सुनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से। देखिए, कला सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, वो असल में इतिहास में झांकने की एक खिड़की होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्तंभ, इसे बनाने वाले समाज के बारे में हमें क्या बताता है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि कला इतिहास का आईना कैसे है। फिर हम मौर्य कला की ताकत को देखेंगे। उसके बाद पाल कला की भक्ति को महसूस करेंगे और फिर पटना कलम में आम जिंदगी के रंगों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और इस बात को और गहराई से समझते हैं कि कला अपने समय का अक्स कैसे होती है। ये एक बहुत ही बुनियादी बात है। हर दौर की कला, चाहे वो महलों की नक्काशी हो या मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन, वो हमें उस जमाने के लोगों की सोच, उनके विश्वास और उनकी जिंदगी की एक झलक जरूर देती है। हर कलाकृति अपने आप में एक कहानी है। चलिए अब समय में पीछे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के दौर में। ये वो जमाना था जब भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया और एक विशाल साम्राज्य बना। और इसी साम्राज्य ने ऐसी कला को जन्म दिया जिसका मकसद अपनी ताकत और विचारों को दुनिया को दिखाना था। अब मौर्य कला को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। एक थी राजकीय कला, मतलब जो राजा महाराजाओं और उनके दरबार के लिए बनती थी, और दूसरी थी लोक कला, जिसे आम लोग बनाते थे। ये दोनों मिलकर ही हमें उस दौर की पूरी तस्वीर दिखाती हैं। तो राजकीय कला की बात करें तो शुरुआत होती है शानदार वास्तुकला से। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाटलिपुत्र के शाही महल का नक्शा है। सोचिए, इसमें 84 पत्थर के खंभे थे और इसका ज्यादातर हिस्सा लकड़ी का बना था। उस जमाने के यूनानी और चीनी यात्री तो इसे देखकर इतना चौंक गए थे कि उन्होंने लिखा कि ये इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। अच्छा, मौर्य वास्तुकला में एक और बड़ी चीज थी स्तूप। ये गुंबद जैसे दिखने वाले शांत ढांचे होते थे जिनके अंदर बुद्ध या उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष रखे जाते थे। सम्राट अशोक के समय में तो कहते हैं कि हजारों स्तूप बनाए गए थे, जिनमें सांची का स्तूप आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। जरा इस कमाल की चीज को देखिए, ये पूरी की पूरी गुफा एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। अशोक और उनके पोते दशरथ ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए ऐसी कई गुफाएं बनवाईं। और इन गुफाओं की सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी अंदरूनी दीवारें। उन पर ऐसी पॉलिश की गई है कि वो आज भी शीशे की तरह चमकती हैं। ये मौर्य कला की एक पहचान है। और ये तो मौर्य मूर्ति कला का सबसे बड़ा शाहकार है, सारनाथ का सिंह स्तंभ। ये चारों शेर ताकत और हिम्मत को दिखाते हैं और नीचे जो पहिया है वो बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसकी बनावट इतनी शानदार है कि आजाद भारत ने इसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि क्या मौर्य कला पर विदेशी असर था? कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मौर्य स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे और एकदम चिकने होते थे। वहीं ईरानी स्तंभ कई टुकड़ों को जोड़कर बनते थे और उन पर धारियां होती थीं। ये फर्क साफ बताता है कि मौर्य कला की अपनी एक अलग पहचान थी। तो ये तो हुई राजा महाराजाओं की कला। अब बात करते हैं आम लोगों की कला की। ये है मशहूर दीदारगंज यक्षिनी। बनी तो ये भी बलुआ पत्थर से है और इस पर भी वही शीशे जैसी पॉलिश है, लेकिन इसका विषय शाही नहीं है। ये इंसानी शरीर की सुंदरता और स्वाभाविकता को दिखाती है, जो लोक कला की पहचान थी। अब सदियां बीत गईं और हम आ गए पाल दौर में। यहाँ आकर कला का फोकस पूरी तरह बदल गया। अब जोर शाही ताकत दिखाने पर नहीं, बल्कि धार्मिक भक्ति पर था, और खास तौर पे बौद्ध धर्म पर। पाल कला के हमें 2 बेहतरीन रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है पत्थर की बहुत ही बारीक नक्काशी वाली मूर्तियां और दूसरी तरफ हैं ताड़ के पत्तों पर बनी छोटी छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों में एक जैसी खूबसूरती है। बहुत ही सजीव बनावट, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान और एक गहरी आध्यात्मिक शांति का एहसास।
तो पाल कला की खासियतें क्या थीं? सबसे पहली बात, इसमें ज्यादातर बौद्ध देवी देवताओं को दिखाया गया है, खासकर वज्रयान बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। मूर्तियां काले बसाल्ट पत्थर या फिर कांसे से बनती थीं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि भारत में जो मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला की परंपरा है, उसकी शुरुआत इसी दौर से मानी जाती है। धीमान और विठपाल जैसे महान कलाकारों ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, पटना कलम। ये एक ऐसी शैली है जो तब पैदा हुई जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और कलाकारों को अपने लिए नए ठिकाने और नए काम की तलाश करनी पड़ी। यहाँ पर ना कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि मुगल दरबार की ताकत कम होने लगी तो कलाकारों को वहाँ काम मिलना बंद हो गया, तो वो दिल्ली छोड़कर पटना जैसे शहरों में आ बसे। अब यहाँ उन्हें अंग्रेज अधिकारी और स्थानीय व्यापारी जैसे नए खरीदार मिले। नतीजा, कला का विषय ही बदल गया। अब राजा रानियों की जगह आम लोगों की जिंदगी कैनवस पर उतरने लगी। जैसे ये पेंटिंग देखिए, ये पटना कलम की एकदम सही मिसाल है। इसमें कोई राजा या रानी नहीं है, बल्कि एक पानी भरने वाला और एक औरत है। आम लोग जो अपना रोज का काम कर रहे हैं। कला अब आम जनता की जिंदगी का एक आईना बन गई थी। पटना कलम को जो चीज सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसकी कजली स्याही तकनीक। जरा सोचिए, कलाकार पेंसिल से कोई आउटलाइन नहीं बनाते थे, वो सीधे ब्रश उठाते थे और एक ही बार में पूरी तस्वीर बना देते थे और उसके बाद उसमें रंग भरते थे। ये कितनी कमाल की महारत और आत्मविश्वास वाली तकनीक रही होगी। ये टेबल देखिए, इससे मुगल और पटना कलम शैली का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मुगल कला में क्या था? बड़े बड़े दरबार, शानो शौकत, बहुत सजावटी बैकग्राउंड और बॉर्डर। वहीं पटना कलम ने इन सबको हटा दिया। विषय बिल्कुल सादे, बैकग्राउंड भी एकदम सिंपल और बॉर्डर तो होते ही नहीं थे, ताकि सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुख्य किरदार पर रहे। तो हमने ये जो पूरा सफर तय किया मौर्य काल से लेकर पटना कलम तक, इसका निचोड़ क्या है? इन कलाओं ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है? इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। कला की कहानी शुरू हुई शाही ताकत के बड़े बड़े प्रतीकों से, फिर वो आध्यात्मिक भक्ति की गहराइयों में उतरी और आखिर में वो आम इंसान की जिंदगी को सलाम करने लगी। और पता है, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी हमारे सामने जिंदा है। 2000 साल पुरानी मौर्य कला का वो प्रतीक सिंह स्तंभ आज हमारे नए संसद भवन की छत पर गर्व से खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा आज हमारे कितने गहरे अतीत से जुड़ा हुआ है। ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कला सच में अपने समय का आईना है, तो जरा सोचिए, आज हम जो कला बना रहे हैं, चाहे वो फिल्में हों, पेंटिंग्स हों या डिजिटल आर्ट, उसे देखकर भविष्य के लोग हमारे समाज, हमारी सोच और हमारी दुनिया के बारे में क्या समझेंगे? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?